जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 24 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो आज आपका पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो जो त्रिपुरा है वो भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इससे पहले मिजोरम और गोवा को भी पूर्ण साक्षरता प्राप्त हो चुकी है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है, तो वो है मिजोरम, दूसरा है गोवा और तीसरा कौन बना है? त्रिपुरा। तो जो त्रिपुरा की साक्षरता दर है वो बढ़कर के अब 95.6% हो गई है। अगर आपसे एक और सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है लद्दाख। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने ही होंगे। केंद्र सरकार का मानना यह है कि अगर किसी राज्य की साक्षरता दर 95% से ज़्यादा हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य माना जाएगा। तो त्रिपुरा की जो साक्षरता है वो 95.6% हो गई है। इसके कारण त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 74.04%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता थी 82.14%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर थी 65.46%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन था? केरल। सबसे कम साक्षर राज्य था बिहार। केरल की साक्षरता दर थी 93.91% और बिहार की साक्षरता दर थी 63.82%। अगला क्वेश्चन है, ईरान के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो आपको पता ही है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। इसी दौरान अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है मिडनाइट हैमर। तो ये जो ऑपरेशन था ये 22 जून 2025 को चलाया गया था। तो इस ऑपरेशन के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें पहला है फोर्डो, दूसरा है नतांज और तीसरा है इस्फहान। तो इन 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। ये जो ऑपरेशन था इसमें 125 से अधिक सैन्य विमान शामिल किए गए थे। इसके अलावा इसमें B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों यह एक ऐसा विमान होता है B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स जो बॉम्ब गिराता है। यहाँ पर आप उसे देख भी सकते हैं। इसके अलावा इस ऑपरेशन में टॉम हॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया था। यह पूरा ऑपरेशन 25 मिनट में भी पूरा किया गया था। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइजिंग लाइन, जिसका उद्देश्य था ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करना। फिर ईरान ने भी इजराइल का जवाब देते हुए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम रखा था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने 100 से ज़्यादा मिसाइलें ईरान पर छोड़ी थी और ड्रोन भी छोड़े थे। कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन आपको याद रखने हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ये भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 ये CBI द्वारा चलाया गया था डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था भारत के द्वारा। तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके पीड़ितों की मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 23 जून को। ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया है 23 जून को। तो हर साल ये 23 जून को ही मनाया जाता है, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। तो इसी स्थापना को याद करने के लिए ही 23 जून को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को पेरिस में। इसके संस्थापक थे पियरे डी कोबर्टिन और देमित्रिस विकिलस। तो इन दोनों ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री और इसका वर्तमान में जो मोटो है वो क्या है? सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो ये मोटो आप ज़रूर नोट कर लें।
और दोस्तों जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है इसका काम क्या होता है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाना। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका ईरान। तो दोस्तों ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। अब हम समझते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कहाँ। तो यहाँ पर आप एक मैप देख पा रहे हैं, ये है ईरान और ये है सभी खाड़ी के देश, और यहाँ पर स्थित है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसी को बंद करने की मंजूरी ईरान की पार्लियामेंट ने दी है। अगर ये स्ट्रेट बंद होती है तो इसका नुकसान क्या होगा? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो तेल का व्यापार होता है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो इससे तेल के व्यापार पर असर पड़ेगा और इसका असर आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो ईरान की संसद ने फैसला लिया है हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का, ये क्यों लिया है? क्योंकि अमेरिका के द्वारा 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था। तो इसके जवाब में ईरान की संसद ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दी है। बात करते हैं दोस्तों हॉर्मुज जल डमरू मध्य की या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। तो यह फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है फारस की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर स्थित है अरब सागर। तो ये जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है ये फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने का काम करती है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है। यहाँ से होकर वैश्विक तेल का लगभग 20% और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 1/3 हिस्सा गुजरता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट डिस्कस करते हैं जो कि दुनिया भर में है। तो जो मलक्का स्ट्रेट है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और यह मलेशिया इंडोनेशिया में है। जो पाक स्ट्रेट है यह पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और यह भारत श्रीलंका के बीच में है। बेरिंग स्ट्रेट है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है, यह रूस अमेरिका में है, अलास्का में। हॉर्मुज अभी हमने डिस्कस किया है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ये ईरान ओमान में है। और बॉस्फोरस काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, ये तुर्की में है। और डार्डानेल्स ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है, ये भी तुर्की में है। जिब्राल्टर स्टेट अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ये स्पेन मोरक्को में है। सुंडा स्टेट है जावा सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ता है, ये इंडोनेशिया में है। और ओट्रांटो ये एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है, ये इटली अल्बानिया में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 का विमोचन किसने किया है? आंसर हो जाएगा इसका राजनाथ सिंह जी ने। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दूसरे कार्यवर्ष यानी अगस्त 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक के 51 भाषणों पर आधारित है। यानी कि इसमें 2023 से 2024 तक के जो उनके 51 भाषण हैं उनका इसमें संकलन किया गया है। तो इसमें उनके विचार, उनके दृष्टिकोण को बताया गया है। चलिए कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करते हैं। तो जो नया भारत का सामवेद नामक पुस्तक है इसका विमोचन किया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक को लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। दो पलकों की छाँव में को लिखा है डॉक्टर हेमा जोशी ने। सिंधिया और 1857 को लिखा है डॉक्टर राकेश पाठक ने। विल्डिंग पार्टनरशिप को लिखा है कैप्टन हिमाद्री दास ने। कोल्ड ब्लडेड लव को लिखा है गिरीश दत्त शुक्ला ने। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड को लिखा है नीरजा चौधरी ने। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज ने लिखी है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज पुस्तक को लिखा है डॉक्टर YS राजन ने। अगला क्वेश्चन है सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह है। अब आपके माइंड में सवाल ये होगा कि ये सेना देश क्या होते हैं? तो सेना का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया।
तो इन्हें बोला जाता है सेना देश। तो इन सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने ये जो उपलब्धि हासिल की है, तो अभी जो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी चल रही है उसमें भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट चल रहा है, पहला टेस्ट, उसमें उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने विदेशी जमीन पर सबसे ज़्यादा बार यानी 12 बार 5 विकेट लेने के मामले में कपिल देव की भी बराबरी कर ली है। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल यानी 11 बार लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। तो ये कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं जसप्रीत बुमराह ने। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर के थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग को अभी हाल ही में जीता है, यानी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। निकोलस पूरन ने 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। MS धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदल करके तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीता है। साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास अभी हाल ही में लिया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कितने गुना बढ़ोतरी की है? आंसर हो जाएगा 3 गुना बढ़ोतरी की है। तो बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वृद्ध लोग हैं, विधवा महिलाएं हैं और जो दिव्यांग लोग हैं, उन्हें 400 रुपये की जगह 1100 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। तो इस प्रकार से 3 गुना की बढ़ोतरी की है CM नीतीश कुमार ने। हर महीने की 10 तारीख तक यह राशि जो पेंशनधारी हैं उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की घोषणा नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है। बात हुई है यहाँ पर बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो PM मोदी ने गिनी को निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, यानी कि बिहार में ये लोकोमोटिव बनेंगे और इनको गिनी देश में भेजा जाएगा। तो इसको अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। बिहार ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें नंबर के राज्यपाल कुछ समय पहले बने हैं। बिहार का लिंगानुपात घटकर 882 पर पहुंच गया है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। कैमूर को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। बिहार के राजगीर शहर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया था। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बने हैं मानवी मधु कश्यप। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये दोनों बिहार में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध जिला किस राज्य में है जो पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ओडिशा की यात्रा पर गए थे। तो इस यात्रा के दौरान उन्होंने ओडिशा के बौद्ध जिले को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली सोनपुर पुरुनाकटक रेल लाइन का उद्घाटन किया है। इस प्रकार से जो ओडिशा का बौद्ध जिला है, ये पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। यहाँ पर बात हुई है रेलवे की, तो रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में ई-आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। मारुति सुजुकी ने मानेसर हरियाणा में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग खोली है। जुलाई 2025 में मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनने जा रही है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को केंद्र सरकार ने नवरत्न का दर्जा अभी हाल ही में दिया है। दक्षिण तटीय रेलवे नाम से एक नया रेलवे जोन बनाया गया है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला हाल ही में कहाँ पर रखी है? तो ये आधारशिला रखी है नवा रायपुर में। तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य क्या है?
तो फॉरेंसिक विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। बात हुई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ बना था कब? 1 नवंबर सन 2000 को, और छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। कैपिटल इसकी रायपुर है। रामायण ढेका यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 90, राज्यसभा की 5, लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा आजमगढ़ में। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ में 7,283 करोड़ रुपए के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। यह जो एक्सप्रेस वे है यह 91.35 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो लागत है वो बताई जा रही है 7,283 करोड़ रुपए। तो इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर जिले जोड़े जाएंगे। बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो कानपुर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन एटा जिले के मलावन गांव में किया गया है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए बफर से सफर योजना शुरू की गई है। भारत का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करें समर 600। इसके अलावा दोस्तों जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच जो है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर जाकर। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं कल के करंट अफेयर्स को। तो पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? विराज। विश्व वर्षा वन दिवस 2025 कब मनाया गया है? 22 जून को। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसने जीता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। पीएम मोदी ने किस राज्य में 5900 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? बिहार। किस मीडिया संगठन ने द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 जीता है? द हिंदू। किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की घोषणा की है? उत्तराखंड। बीएसएनएल ने किस शहर में अपनी स्वदेशी और सिम लेस क्वांटम 5G FWA सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किया है? हैदराबाद। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम बॉटनी की कुछ प्रमुख शाखाएं डिस्कस करेंगे, जैसे एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन, इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर में सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है, लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन, एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है, पिडोलॉजी में मृदा संबंध का अध्ययन किया जाता है, सिल्वीकल्चर में वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन और पैलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था, तो सभी लोगों ने इसका आंसर 1942 बताया हुआ है, तो लगभग सभी ने इसका आंसर सही बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? अच्छा, आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में क्या क्या जानते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है? तो आप पूरी जानकारी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक
मिल जाएगी। तो ये सभी ई बुक आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2024-2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज भी प्राप्त कर सकते हैं।